वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। शुरू करते हैं। किरचॉफ का करंट लॉ जो है वो किसी भी सर्किट में किसी नोड या जंक्शन पे करंट के स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर एक नोड है, सपोज दैट कि एक यहाँ कंडक्टर है और इसमें से एक दूसरा कंडक्टर यहाँ निकला हुआ है और ये आकर के अटैच है दूसरा वाला, तो यहाँ पर क्या करंट आ रहा है या क्या करंट यहाँ से जा रहा है, इसको अगर हमें पता लगाना हो तो हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ या जिसको किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं उसको यूज करेंगे। तो पहले इसके हम बेसिक चीज़ों को जानते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है क्या। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो बात करता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाला टोटल करंट और वहां से जाने वाला टोटल करंट हमेशा इक्वल होता है। सपोज कीजिए कि पॉइंट O जो है एक नोड है जिस पर दो करंट्स अप्रोच कर रहे हैं इसकी ओर। यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट और यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट। एक कंडक्टर जो है पॉइंट O से आगे की तरफ जा रहा है, इसमें जाने वाले करंट का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हम किरचॉफ के लॉ का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो कहता है कि नोड ए पर आने वाली जो टोटल करंट है वो जाने वाली टोटल करंट के बराबर है। अगर हम आने वाले टोटल करंट को कैलकुलेट करें, समेशन ऑफ आई करंट का समेशन जोड़ अप्रोचिंग टू नोड इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट डिपार्चिंग फ्रॉम नोड। तो नोड को अप्रोच करने वाला टोटल करंट कितना है अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू जाने वाला करंट आई। आई बराबर हो जाता है 5 एम्पियर। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो करंट लॉ है किरचॉफ का वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग चार्ज को वेरी फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस करते समय हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। अगर एक विलगित सिस्टम है तो किसी और से कनेक्टेड नहीं है तो उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखिए इस सर्किट में जो भी चार्जेस आ रही हैं, 3 एम्पियर का मतलब है कि पर सेकंड में 3 कूलम्ब चार्जेस इधर से आ रही हैं पॉइंट ए की तरफ से, और पर सेकेंड 2 एम्पियर की चार्जेस पॉइंट बी की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये इसको करंट को बता रही है। अब जो सर्किट है वो सर्किट चार्ज जेनरेट नहीं करता है। सर्किट या के जो वायर हैं, कंडक्टर्स हैं, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उसकी संख्या को, उसके नंबर को फुलफिल करने के लिए हमें सोर्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं अगर हम सेल यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि सर्किट जो है वो करंट के लिए इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता है, वो वही ऐड करता है जो इलेक्ट्रॉन उसको सप्लाई हुए होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि चार्ज पार्टिकल्स को ये जेनरेट नहीं करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेंगे। तो अगर ये टोटल 5 एम्पियर का जो चार्ज है वो अप्रोच कर रहा है पॉइंट ओ को, नोड ओ को, इसका मतलब यह है कि टोटली 5 कूलम्ब पर सेकेंड आ रहा है नोड ओ की तरफ। तो नोड ओ से निकलेगा कितना, तो उनका भी वैल्यू उतना ही होना चाहिए, अर्थात 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो करेगी आगे की तरफ। यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 कूलम्ब पर सेकेंड यहाँ से सी की तरफ फ्लो करेगा। थोड़ा सा इसमें हम और इसको डेंस करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक नया सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नोड ओ है
जिसमें एक से ज़्यादा वायर्स आ रहे हैं, कंडक्टर्स आ रहे हैं, ए बी सी, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब इसमें कह रहा है कि डी और ई के डायरेक्शन में 2 वायर्स जा रहे हैं, जिसमें डी से जो जाने वाला करंट है वो 4 एम्पियर का है। अब आप बताइए कि ई में कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो यही लॉ लगाएंगे कि पॉइंट ओ की तरफ या नोड ओ की तरफ अप्रोच करने वाला टोटल करंट और ओ से डिपार्च करने वाला आगे की तरफ टोटल करंट इक्वल होगा। तो अगर हम सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें अप्रोचिंग करंट्स टोटल कितने मिल जाएंगे, 2 एम्पियर प्लस 3 प्लस 1 इजकल टू 4 एम्पियर प्लस आई, 2 3 5 1 6 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर इजकल टू आई प्लस आई। सॉरी, तो आई का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो 4 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 इजकल टू आई, आई इजकल टू 2 एम्पियर। फिर ध्यान से देखते हैं, 3 3 5 1 6 कूलम्ब पर सेकंड अप्रोच कर रहा है और 4 2 6 कूलम्ब पर एम्पियर यहाँ से डिपार्च कर रहा है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, करंट लॉ जिसको हम कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, उसमें बेसिक बात ये है कि ये कहाँ अप्लाई होता है, नोड और जंक्शन। सॉरी, मिस्टेक इसमें हो गया है। अभी हम एक सर्किट बना करके नोड और जंक्शन को अलग अलग क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ एक सर्किट है, इसमें जो पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है, ये नोड्स है। क्या है? नोड्स, जहां पर 2 कंडक्टर्स एक दूसरे से आकर के ज्वाइंट हो रहे हैं, वो नोड्स है। लेकिन जहां इन कंडक्टर्स का नंबर 2 से ज्यादा हो जाएगा, 3 4 5, जैसे यहाँ पर 3, ये पॉइंट ई और एफ जो है वो जंक्शन है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला नोड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और जंक्शन पे भी। क्योंकि नोड पर आप देखिए कि 2 वायर्स अटैच होकर के एक सिंगल वायर के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वहां इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी आवश्यकता ज्यादातर जंक्शंस पे पड़ती है। सपोज यहाँ हमने एक और रजिस्टर ऐड कर दिया, एक रजिस्टर इधर से ऐड कर दिया है ना, तो अभी भी ये जंक्शन ही है। अब यहाँ पर 5 कंडक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये अब जंक्शन हो गया जो कि पहले नोड था। ये भी एक जंक्शन हो गया जो कि पहले नोड था। पहले यहाँ से कोई दूसरा वायर नहीं निकल रहा था कंडक्टर, तो ये एक नोड था पॉइंट ए। लेकिन अभी यहाँ से हम जब तीसरा वायर निकाल रहे हैं तो अब ये क्या बन गया, जंक्शन बन गया। तो जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो जंक्शन या नोड पर वर्क करता है। इसका यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी एक वायर में करंट के फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए, पता लगाने के लिए। सेकेंड बात इसमें ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर जो है उसको फॉलो करता है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको हम एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसमें हम अलजेब्रिक सम को अप्रोच करते हैं। बात सेम है, आपका आंसर सेम आएगा, बस अप्रोच करने का तरीका कुछ और। जैसे यहाँ पर हमने अराइविंग जो है अप्रोचिंग करंट्स को एक साइड में रखा और डिपार्चिंग करंट को जो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं आगे की तरफ, उनको एक साइड पे रखा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से अप्रोच करते हैं कि एक ही लाइन में अगर हम सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम निकाल देते हैं, सारे करंट्स का अलजेब्रिक सम निकाल देते हैं, तो जब हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं तो वहां पर प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो करंट अप्रोच कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और जो करंट डिपार्च कर रहा है वो नेगेटिव होगा। जैसे कि इसी एग्जांपल पर अगर हमें बनाना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर माइनस आई इज इक्वल टू 0। टोटल जो करंट है उसका एल्जेब्रिक सम एक नोड पर या एक जंक्शन पर
जो भी करंट्स अप्रोच कर रहे हैं और जो करंट्स डिपार्ट कर रहे हैं उनका जो अलजेब्रिक सम है वो ऑलवेज जीरो होता है। इसमें ध्यान ये देना है कि जो अप्रोचिंग है अगर उसको आपने पॉजिटिव लिया है तो जो डिपार्चिंग करंट है वो नेगेटिव होंगे। इसके अपोजिट अगर हम हल करना चाहें कि अगर हमने डिपार्चिंग को पॉजिटिव लिया है तो अप्रोचिंग को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 5 1 6 माइनस 4 माइनस आई इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस आई इक्वल टू 0। आई को अगर हम उस साइड ले चलते हैं तो 2 इक्वल टू आई बराबर 2 एम्पियर, जो कि हमने पहले भी उस मेथड से भी 2 एम्पियर ही सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है। कभी कभी करंट की वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही बात करें सेम इसी अगर जंक्शन पे कि यहाँ पर जो फ्लोइंग करंट है वो है 8 एम्पियर। कितना है? 8 एम्पियर। अब जरा आप सोचिए कि 2 3 5 और 6 एम्पियर का करंट इसमें अप्रोच कर रहा है और एक 8 एम्पियर डिपार्ट कर रहा है। मतलब पर सेकेंड 6 कूलम चार्जेस आ रहे हैं और वहां से आपको एक वायर में आपको दिखने को मिल रहा है कि 8 कूलम एक सेकंड में डिपार्ट कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें गड़बड़ी ये होती है कि हमने चूंकि डायरेक्शन के हिसाब से मान लिया कि ये अप्रोचिंग करंट्स हैं और ये जो है वो डिपार्चिंग करंट्स हैं और ये मान करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा? अगर हम अलजेब्रिक सम वाला अप्रोच करते हैं तो वही होगा 2 + 3 + 1 -8 माइनस आई इज इक्वल टू 0। 2 to 5 1 6 minus 8 minus I is equal to 0, 6 minus 8 minus 2 minus I is equal to 0। अगर I को हम उस साइड ले जाते हैं तो I is equal to -2 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि जो करंट I है वो 2 एम्पियर तो है मगर माइनस में, तो करंट माइनस में, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है। करंट की वैल्यू माइनस में आ जाने का मतलब ये है कि करंट उस डायरेक्शन में नहीं फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन को हमने एज्यूम किया है। हमने माना है कि 2 एम्पियर जो आई है उसको हमने माना है कि 2 एम्पियर जो है वो आई एम्पियर जो है वह जंक्शन ओ से डिपार्च कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि आई की वैल्यू -2 एम्पियर है। अर्थात ये डिपार्च नहीं कर रहा है, ये उस जंक्शन को अप्रोच कर रहा है। मतलब यहाँ करंट ओ से ई की तरफ नहीं जा रहा है, ई से ओ की तरफ जा रहा है। तो अगर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते समय करंट की वैल्यू माइनस में आ जाती है, इसका सीधा मतलब यह है कि आपने उस करंट का डायरेक्शन जो भी माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट वहां पे फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसको 2 एम्पियर को अगर हम पॉजिटिव रखें और इसके डायरेक्शन को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो अब सारी समस्या खत्म। अगर हम फिर से इसको देखें तो अप्रोचिंग करंट समेशन ऑफ आई, अप्रोचिंग कितना हो जाएगा ये, तो 3 to 5 1 6 to 8 एम्पियर। समेशन ऑफ आई डिपार्चिंग वो है 8 एम्पियर, इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि करंट अगर माइनस में आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो डायरेक्शन एज्यूम करते हैं उसको रिवर्स कर देंगे। यह था हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसमें दो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ जंक्शन या नोड पे अप्लाई होगा, और दूसरा चीज कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। इसमें एक रिमार्केबल पॉइंट ये है कि कभी कभी हम जंक्शन पे सॉल्व करते हैं तो करंट की वैल्यू माइनस में आ जाती है, उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर करंट माइनस में आ रहा है तो आपने जो प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन आपका था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। थैंक यू। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आइए इस पे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है किसी भी क्लोज लूप में डिफरेंट रजिस्टर्स में अगर हमें करंट पता करना हो या उसका वोल्टेज पता करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। आइए देखते हैं हम क्या कहता है किरचॉफ्स वोल्टेज। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट के किसी भी क्लोज लूप में, एक सर्किट है जिसका एक क्लोज लूप है, उस क्लोज लूप में जितने भी रेजिस्टर्स हैं
और उनमें जो करंट्स फ्लो कर रहा है उसके डिफरेंट डिफरेंट, अगर एक ही क्लोज लूप में डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स हैं तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट करंट्स भी फ्लो कर सकते हैं। वो लूप पर डिपेंड करता है कि वो अगल बगल में किस तरह के लूप से जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक जो है रजिस्टर और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो V बराबर आई आर से वहाँ का वोल्टेज निकलता है। और सभी रजिस्टर्स का इस तरह से I इंटू आर करके करंट और रजिस्टर का मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज निकालते हैं। उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो उस लूप में लगे हुए जो सेल्स हैं उन सेल्स से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान के चलें तो उनका जो एल्जेब्रिक सम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और I इंटू आर से डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स में निकाले गए उनके अपने वोल्टेज जो हैं उनका एल्जेब्रिक सम इक्वल होता है। अगर हम सारे वोल्टेजेस को जो कि I इंटू आर के फॉर्म में है और इलेक्ट्रोमोटिव फॉर्म में है उन दोनों को अगर हम इक्वेशन की एक ही साइड कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल वोल्टेज है या वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होता है। आइए हम एक लूप के सहारे, पहले तो हम इसके डेफिनेशंस को देखते हैं, लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं और फिर हम एक लूप के सहारे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस corresponding to the currents flowing in the different section of each closed loop of a circuit is equal to the algebraic sum of the EMF या electromotive force acting in that loop। वही बात है कि किसी भी लूप में ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहे हैं उनका जो मल्टीप्लाई है और उन मल्टीप्लाइज का जो प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनका जो एल्जेब्रिक सम निकालते हैं वो उस क्लोज लूप में लगे हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल हम एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक लूप है, एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 और इसमें एक सेल लगा है जिसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिरा है। इसी तरह से एक दूसरा सेल लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा है R2 और इसका एक थर्ड सेक्शन है जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R3। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है जिसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है, ये माइनस है ये प्लस है। इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है जिसमें ये माइनस और ये प्लस है और माइनस से प्लस की ओर इसका डायरेक्शन है। तो ध्यान दीजिए जो सेल E1 है उससे जो करंट है वो सेल E1 के प्लस सिरे से निकलेगा, ऐसे आ जाएगा, उसको हम कह सकते हैं I1। इसी तरह से जो सेकेंड सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है उससे करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो I2 है और वहाँ नोड A पर आकर के जंक्शन A पर आकर के I1 के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर KCL लगता है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, कि कैसे दो करंट्स यहाँ अप्रोच कर रहे हैं I1 और I2 और यहाँ आकर के दोनों करंट जुड़ जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे और एक नया करंट क्रिएट होगा जिसको हम I3 भी कह सकते हैं या डायरेक्टली हम I1 प्लस I2 भी कह सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारे पास दो लूप हैं, ये लूप फर्स्ट है और ये लूप सेकंड है। लूप फर्स्ट में A B C D E और F, लूप फर्स्ट के CD में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 है, DA में जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी I1 है और AB में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है और यहाँ पर आकर के दोनों करंट मर्ज हो जाते हैं। तो A से E, E से F और F से B तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 प्लस I2 है। फिर यहाँ जंक्शन B पर आकर के करंट I2 जो है अपने पुराने रास्ते में चला जाएगा और बचा हुआ करंट I1 वापस चला आएगा BC में होते हुए और C से फिर आकर के सेल E1 में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर अप्लाई करने जाते हैं किरचॉफ का वोल्टेज। तो किरचॉफ का वोल्टेज अप्लाई करने से पहले हम लूप में जो है एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को। तो आइए हम करंट I1 के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किसके डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं।
ये हमारा डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में जो भी वोल्टेज होगा, करंट होगा, और उसका आर के साथ मल्टीप्लाई करके जो वोल्टेज फाइंड करेंगे उसको प्लस में रखेंगे। और अगर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस से प्लस की ओर अगर हमारे इस लिए गए डायरेक्शन में आ रहा है तो वो इक्वेशन में पॉजिटिव ऐड होगा। लेकिन अगर वो हमारे इस लूप में उस हमारे लिए गए पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है तो फिर उसे इक्वेशन में हम माइनस में ऐड करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट लूप क्या कहता है। इन द फर्स्ट लूप केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल, इसको केवीएल कहा जाता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। तो फर्स्ट लूप में हमारे पास एक रजिस्टर है R1। तो R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, I1 R1। अब ये I1 जो है वो हमारे लिए गए डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने लिया है, और I1 भी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव रहेगा। फिर से हम आ जाते हैं इसी क्लोज लूप में, हमारे पास एक दूसरा रजिस्टर है I2। यहाँ ध्यान दीजिए जो भी सेल्स हम यूज किए हैं E1 और E2 उनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने 0 मान के रखा है। अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है भी तो उसे हम लूप में बाकी रेजिस्टेंस के साथ हम उसको सीरीज सीक्वेंस में मान के चलते हैं। तो R1 में करंट फ्लो हो रहा है I1। इसी तरीके से हमारे पास इस लूप में दूसरा जो रजिस्टर मिल रहा है R2 मिल रहा है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। तो हम यहाँ लिख देंगे I2 R2। अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। तो हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, और R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है आप ध्यान से देखिए, ये हमारे दिए गए डायरेक्शन हमारा ये है और R2 का डायरेक्शन ये है, तो हमारे लिए गए डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए इक्वेशन में ये नेगेटिव है। अब क्लोज लूप 1 में हमारे पास कोई और रेजिस्टेंस नहीं बचता है। तो जैसा कि लॉ कहता है कि पहले हम रेजिस्टर्स में उसके करस्पॉन्डिंग करंट से मल्टीप्लाई करके उसका हम वोल्टेज निकालेंगे, उसका अलजेब्रिक सम हमने निकाल दिया। अब वो अलजेब्रिक सम इक्वल होना चाहिए जो सेल्स यूज किए गए हैं उसके लिए। तो सेल्स इसमें यूज किया गया है E1 और E2। ध्यान दीजिए E1 का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1 वो माइनस से प्लस की ओर तो सब होता ही है सेल में, लेकिन इसका जो माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन है वो हमारे द्वारा लिए गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये E1 का डायरेक्शन है। तो E1 जो है इक्वेशन में दूसरी तरफ पॉजिटिवली ऐड होगा, जबकि E2 जो है ध्यान दीजिए वो इस दिशा में जा रहा है, I2 के जैसा है वो, तो वो हमारे लिए गए क्लोज लूप के में जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट है, तो वो इक्वेशन में नेगेटिवली ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा E1 से, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड लूप की। केवीएल इन सेकंड लूप। अब इसका नाम भी यहाँ रख सकते हैं ABCD, यहाँ नाम रख सकते हैं ABEF या FE, ABFE या BAEF। अब चाहे तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से भी नाम रख सकते हैं BAEF या AEFE, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं इस लूप में भी हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं। फिर से हम यहाँ पर एक डायरेक्शन लेंगे तो उसी डायरेक्शन को हम रिपीट करते हैं। ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप जब किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं केवीएल से, तो आप जो आप लूप के अंदर जो आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं वो हर बार आप सेम डायरेक्शन लें। तो यहाँ भी हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं वो प्लस होंगे, और जो क्लॉकवाइज हैं वो नेगेटिव होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो R2 में करंट फ्लो हो रहा है I2 वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, और R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। अर्थात दोनों रजिस्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, या कह सकते हैं कि हमने जो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है उसी डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों बार जो प्रोडक्ट आएगा I और R का वो पॉजिटिवली इक्वेशन
लूप सेकेंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए I2 R2 पॉजिटिव है, I1 प्लस I2 इंटू R3 पॉजिटिव है, और हमारे पास एक ही सेल है E2 इस लूप में, और वो सेल भी जो है वो हमारे लिए गए डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर E2 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह से हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लीट एनर्जी है वो कंजर्व रह रहा है जो भी सोर्स से दिया जा रहा है। कैसे उसको हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रेजिस्टर्स में और जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है सेल से वो इक्वल है। अगर हम उसको उठा करके इसी साइड रखते हैं, इक्वेशन 1 में अगर देखिए तो I1 R1 माइनस I2 R2, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं माइनस E1 माइनस E2, तो आ रहा है 0, तो नेट वोल्टेज जो है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ के सेकंड लॉ को जो है हम एक और स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में जो वोल्टेजेस हैं उनका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम इसको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि केवीएल को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एक रियल एग्जांपल्स के साथ हम लोग अप्रोच करते हैं। हमारे सामने एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक बैटरी है 15 वोल्ट का। ध्यान दीजिए दो सेल्स हैं, इसका मतलब कि एक बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है। सामने इसमें से करंट निकल रहा है आई, जो कि 2 ओम के एक रजिस्टर में एंटर करता है और वहां से निकल करके फिर वो एक जंक्शन ए पर जाता है, जहां से उसके दो भागों में, दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है। नीचे की तरफ ए से बी की तरफ जो है वो डायरेक्टली I1 करंट उसका एक पोर्शन निकल जाता है। और किरचॉफ का अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं, करंट लॉ लगाएं, तो I में से I1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो करंट बचेगा I माइनस I1, वो आगे 7 ओम में इंटर कर जाता है। अब देखेंगे आगे 7 ओम के साथ एक 1 ओम जो है जुड़ा हुआ है सीरीज सीक्वेंस में, और उसी के साथ एक 10 ओम भी सीरीज सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से लेके इस पूरे सर्किट में जो है, सर्किट के इस पूरे हिस्से में, पास के इस पूरे हिस्से में I माइनस I1 ही करंट होगा। इसी तरह से इस लूप में आप ध्यान दीजिएंगे तो यहाँ पर I1 करंट जो है, I करंट जो आ रहा है इसमें से I1 उसका पोर्शन एक 6 ओम में A से B की ओर जाता है। B पर आने के बाद उसका जो एक पोर्शन है I माइनस I1 वो B पर आकर के और I1 के साथ मिल जाता है, और मिलने के बाद हमें वापस ओरिजिनल करंट जो बैटरी से निकला हुआ था I हमें फाइंड हो जाता है। दोनों को ऐड कर देंगे, जब I माइनस I1 और I1 को ऐड करेंगे तो I1 से I1 कैंसल आउट हो जाएगा और I करंट हमारे पास बच जाएगा। करंट I जो है B से फिर अप्रोच करता है, B से होते हुए सेल के नेगेटिव सिरे में। तो आइए हम इस पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये लूप 1 है और ये लूप 2। लूप 1 में अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलें, तो हमारे पास क्या क्या रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, ध्यान दीजिए 2 ओम है। अब हम यहाँ ओम नहीं लिखते हैं, उसके साथ करंट I1 है और वो हमारे लिए गए डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में है, इसलिए उसको प्लस में लिखेंगे। फिर हमारे पास 6 ओम है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पर 6I1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते पर हमें फिर B के बाद हमें मिलता है 8 ओम, तो वो भी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वहां पर भी करंट और I करंट फ्लो हो रहा है। प्लस 0.5 ओम हमने आपको पहले भी बताया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सर्किट में सीरीज सीक्वेंस में मान के चलते हैं, तो वहां पर करंट I1 जो है 0.5 ओम में जा रहा है, तो यहाँ 0.5 I करंट जा रहा है, I1 नहीं I करंट जा रहा है, इसको मान के चलते हैं। अब आगे हम आते हैं, तो ये जो है सेल वो 15 वोल्ट का है। ध्यान दीजिए सेल का माइनस से प्लस की ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का E का, जो कि हमारे लिए गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो वहां पर हमें इक्वेशन के दूसरी तरफ भी उसको हम पॉजिटिवली ही लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाता है 10.5I प्लस 6I1 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट लूप की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड लूप में देखें तो उसी डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं
तो हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, या तो हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, या आप ध्यान दीजिए 7, 1 और 10 सीरीज सीक्वेंस में है और तीनों में सेम करंट है, तो हम इसको चाहें तो एक ही जगह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सीरीज सीक्वेंस में है तो उनका रिजल्टेंट जो है तीनों ऐड हो जाएगा, 7 + 1 + 10, और उनमें करंट है I - I1, और इसी के साथ हमारे पास एक 6 ओम है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 6 ओम में जो करंट I1 फ्लो हो रहा है वो लूप सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारा जो यहाँ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस में है, और ये I1 जो है वो फर्स्ट लूप के लिए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन सेकंड लूप के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इधर ऐसे करंट आ रहा है, तो उसे हम नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6I1 = अब इसमें इसके साथ कनेक्टेड जो है कोई भी सेल नहीं है, अर्थात इसमें जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 0 है। इसको हम ध्यान से फिर दोबारा देखते हैं, 18I1 - 6I1 = 0, 18I - 24I1 = 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमें करना कुछ नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाते हैं तो इसको समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 के साथ। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40, 42I + 24I1 = 60, और ये हो जाएगा 18I - 24I1 = 0। ऐड कर देंगे, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 60I = 60, तो I = हो जाएगा 1 एम्पियर, और I की वैल्यू कहीं भी पुट कर देते हैं हम लोग। तो इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में देखें तो 10.5 × 1, I का वैल्यू 1 एम्पियर है, प्लस 6I1 = 15, तो 10.5, 6I1 = 15, 6I1 = 15 - 10.5, हाँ I1 = 4.5/6, I1 = आ जाएगा 0.7 समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह से हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। अभी हम ये चूंकि बहुत आसान एक क्वेश्चन था किरचॉफ लॉ के लिए, इसमें बड़े लूप्स भी आते हैं, बड़े सर्किट्स आते हैं, उनमें डिफरेंट लूप्स होते हैं, और जो करंट की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम यहाँ हमारे पास करंट की 3 पॉसिबिलिटीज हैं, करंट I आ रहा है, और एक I - I1 है, और एक I1 है। अब क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछ सकता है, आपको पर्टिकुलरली एक रजिस्टर उठा देगा कि 6 ओम में करंट बताइए, तो 6 ओम में करंट कौन है, I1 की वैल्यू कितनी है, 0.7, तो आप कह सकते हैं कि 6 ओम में करंट 0.7 एम्पियर। अगर आपसे पूछ दे 8 ओम में, 8 ओम में करंट I है 1 एम्पियर, 8 ओम में करंट 1 एम्पियर है। आपसे पूछ दे 7 ओम में, 7 ओम में कैसे निकालेंगे, I - I1, I कितना है 1 और I1 कितना 0.7, I में से 0.7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0.3 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे हम धीरे धीरे एक और 2, 3, 4 ऐसे एग्जाम्पल के सहारे बढ़ते जाएंगे और KVL के एप्लीकेशन को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।